हेलो टू एवरीवन। इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के सेशन में हम लोग जो बैरियर पोटेंशियल है उसका डेरिवेशन करने वाले हैं, जिसमें जैसे न्यूमेरिकल हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था, इसे मैंने रब भी नहीं किया है क्योंकि आपको पता चले कि यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन थी लेकिन बैरियर पोटेंशियल नहीं गिवन है, जबकि आपको इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर आपको अलग से दिया हुआ था। तो हम इसके टर्म्स में अगर बैरियर पोटेंशियल किस तरीके से मालूम हो जाए तो ये न्यूमेरिकल प्रोसीड हो सकता है। अच्छा, बैरियर पोटेंशियल का डेरिवेशन करने के जस्ट बाद हम लोग रिकम्बिनेशन के कुछ टाइप्स भी पढ़ेंगे, ओके। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है ये एक वोल्ट मीटर जो होता है, स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर, उससे आप लोग इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, ठीक है, तो वो कारण हम लोग देखेंगे, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि आप लोग बैरियर पोटेंशियल को जो है वोल्ट मीटर से मेज़र नहीं कर सकते, इसका कारण। तो अभी सिंपली हम लोग पहले डेरिवेशन कर लेते हैं बैरियर पोटेंशियल का। देखिए, बैरियर पोटेंशियल का जो वैल्यू रहेगा वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला कि VBI इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dx, ठीक है, जहाँ इंटीग्रेशन का लिमिट होगा माइनस XP से लेकर के XN तक, ठीक है। अब वैल्यू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन इम्पोज करेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन इम्पोज करेंगे और इक्विलिब्रियम पर जो इक्वेशंस आई उनको रिकॉल करें आप एक बार, ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास थी इक्विलिब्रियम की, जो सबसे पहला जो पेन जंक्शन डायोड में हमने देखा था कि जो करंट डेंसिटी है ऑफ द होल्स, ठीक है, इट इज़ ड्यू टू डिफ्यूजन एंड प्लस में ड्यू टू ड्रिफ्ट, ये हमारे पास कितना आ रहा था, 0 के बराबर, ठीक है। तो इसको एक बार हम इक्वेशन के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, डिफ्यूजन में हम लोग जानते हैं कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसे दैट dP by dx, है ना। और एक नेगेटिव साइन भी आ रहा था जो मैंने आपको क्लास में बताया था कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो होल्स की संख्या पॉजिटिव साइड में कम होती चली जाएगी क्योंकि n साइड में मर्ज हो रहे हैं इस वजह से, ठीक है। तो माइनस ऑफ, और जो कांस्टेंट फैक्टर आता था यहाँ पे वो था हमारे पास QD, है ना, ये हमारे पास था। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन कॉफिशिएंट। सो DP से डिनोट करेंगे कि हम होल्स के लिए लिख रहे हैं, सो माइनस Q DP एंड DP बाई dx, एंड प्लस में हमारे पास हो जाएगा ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ई, है ना, कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहाँ पर डेवलप हो रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें रीजन में, डिप्लेशन रीजन में। तो हमारे पास हो जाएगा QP म्यू P और इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। तो माइनस Q और ये जो डिफ्यूजन कॉफिशिएंट था इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसका वैल्यू मैंने आपको बताया था कि इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी, ठीक है। अब क्योंकि हम होल्स के लिख रहे हैं तो यहाँ पर म्यू P आ जाएगा और इसको हटाएंगे, बराबर करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है थर्मल वोल्टेज VT, जिसका वैल्यू होता है KT बाई Q, ठीक है। मैंने बताया था कि 300 केल्विन पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 26 मिली वोल्ट, ओके। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं KT बाई Q और ये हो जाएगा म्यू P, ठीक है, DP बाई dx। और जब इस टर्म को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का Q P म्यू P और E हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, Q से Q भी कैंसिल आउट हो रहा है, म्यू P से म्यू P भी कैंसिल हो रहा है, ओके। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E आ जाएगा हमारे पास KT बाई Q एंड 1 बाई P DP बाई dx, ओके। अब ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ रख देते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट जो बैरियर पोटेंशियल है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस XP से लेकर के XN तक और E डॉट dx, तो ये हो जाएगा KT बाई Q 1 बाई P और DP बाई dx। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो लगाया और इसी पर ही हम क्योंकि बैरियर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो ये जो लिमिट रहेगी हमारी, ठीक है, लिमिट जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो वो लिमिट एक्चुअल में ये नहीं होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर लिमिट क्या होना चाहिए वो आपको बताता हूँ। देखो 4 चीज़ें आप माने, PP नोड, PN नोड, NP नोड और NN नोड, ये आप 4 चीज़ें माने जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस को डिनोट कर रही होंगी। उदाहरण के तौर पे जैसे ये है, इसका मतलब हुआ कि P टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की कितनी कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम। इसकी बात करें तो N टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, P टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे, इस प्रकार से। तो ये हम अज्यूम कर लेते हैं ना, लेट कर रखा है मैंने, मान लीजिए सब चीज़ें मैंने अज्यूम कर रखा है। और अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे, तो आ जाएगा माइनस KT बाई Q, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 बाई P इंटू DP बाई dx, और फिर ये dx भी है ना यहाँ पे, तो ये dx भी लगा देते हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई P DP का हो जाएगा ln P, ओके। तो जब P का लिमिट हम लोग देखेंगे तो इक्विलिब्रियम के ऊपर P का लिमिट जो जाएगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा,
ये हमारे पास चला जाएगा पी नोड से लेकर के पी एन नोड की तरफ, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कंप्लीट एक्सप्रेशन वी हैव। ओके, अब हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देते हैं और ये कंडीशन हमने कब निकाली है, एट इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, ये जो नोड है इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एट इक्विलिब्रियम हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद ना यहाँ से नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए आप लिमिट्स को चेंज कर दें यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा के टी बाई क्यू, ये वी बी आई के बराबर चल रहा है। सो के टी बाई क्यू और यहाँ से हो जाएगा एल एन ऑफ पी गोइंग फ्रॉम पी एन नोड से लेकर के पी नोड। ठीक है, सो के टी बाई क्यू और ये हो जाएगा एल एन ऑफ पी नोड डिवाइड बाय, ये एल एन बाहर आ जाएगा ना। ठीक है, एल एन ऑफ ए बाई बी हो जाएगा ना फॉर्मूले में। ठीक है, पी एन नोड ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास आया है वी बी आई का। अच्छा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम में पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की जो कंसंट्रेशन रहेगी, क्या वो मेरे पास Na के बराबर नहीं है? बताइए, एक्सेप्टर इंप्योरिटीज कंसंट्रेशन Na के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, लेकिन पी एन नोड किसके बराबर होगा वो हम कैसे निकालें? तो वो बहुत आसान है। कैसे निकाल सकते हैं, आप लोग यूज़ करिए यहाँ पे, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या होगी ना एक तरीके से। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल की संख्या हो गई। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं, यानी हमारे पास हो जाएगा एन एन नोड और पी एन नोड इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, जहाँ पे जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब एन एन नोड, इसका मतलब हो गया कि इक्विलिब्रियम पर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की कितनी कंसंट्रेशन, तो क्या ये डोनर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन है उसको डिनोट नहीं करेगा, एन डी को। ठीक है, यहाँ से आ गया पी एन नोड, दिस इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से पी एन नोड मुझे निकालना था, तो इसका वैल्यू आ गया यहाँ से एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन डी। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा करके मैं यहाँ रखता हूँ, तो दिस इंप्लाइज दैट जो वी बी आई है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, सो वी बी आई का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से के टी बाई क्यू। ठीक है, एल एन ऑफ, और ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ गया, एन डी एन ए अपॉन में एन आई स्क्वायर। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। और आपको जो मैंने न्यूमेरिकल करवाया था उसमें एन डी और एन ए आपको गिवन था, एन आई स्क्वायर आपको गिवन था। के टी बाई क्यू का वैल्यू 300 केल्विन पे निकलवा रहा था, इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे, जिसमें इसका वैल्यू हमारे पास ले सकते हैं डायरेक्टली ही 26 मिली वोल्ट। ठीक है, बस अब आगे तो सोल्व हो ही जाएगा। तो बैरियर पोटेंशियल निकल गया, तो डिप्लेशन लेयर विड्थ भी आप उस न्यूमेरिकल में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पर जो वी बी आई है, यानी जो बैरियर पोटेंशियल है, इसको आप लोग वोल्ट मीटर से क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहने लग रहा है, वाई बैरियर पोटेंशियल वी बी आई कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर की सहायता से हम बैरियर पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है? सो देखिए, ये हमारे पास पी जंक्शन था, ये एन जंक्शन था, और जैसे आप वोल्ट मीटर इसके नज़दीक लेके आएंगे तो मेटेलिक कॉन्टैक्ट आपको लेकर के आना पड़ेगा इनके बीच में। तो मेटेलिक कॉन्टैक्ट आपको रखना पड़ेगा, तभी आप वोल्ट मीटर से रीडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं मेरे पास कोई मेटल आता है जिससे आप रीडिंग लेना चाह रहे हैं, इनके कॉन्टैक्ट में आ गया है ना, और पी और एन आपस में कॉन्टैक्ट में है ही, है ना। पी एन जंक्शन के अंदर पी और एन आपस में कॉन्टैक्ट में है, और आप मेटल को पी के भी कॉन्टैक्ट में लेकर के आए और एम को एन के कॉन्टैक्ट में भी लेकर के आए। तो जो हमारे पास प्रोब्स रहेंगी, ठीक है, उसके कॉन्टैक्ट में जो सम ऑफ पोटेंशियल रहेगा, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल्स, उनका सम आप जब करेंगे तो वो 0 के बराबर आता है। ये रीजन होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप बताइए, पी टाइप का वर्क फंक्शन अधिक रहेगा कि एन टाइप का? क्योंकि मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ सम ऑफ कॉन्टैक्ट पोटेंशियल्स एट प्रोब्स, इनको प्रोब्स बोलेंगे। ठीक है, एट प्रोब्स इज कितना होगा? तो ये हमारे पास हो जाएगा v इज इक्वल टू वर्क फंक्शन का सम टोटल और अपॉन में चार्ज q। ठीक है, तो सम ऑफ वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन कितना है इस केस में? आप देख सकते हैं p का अधिक वर्क फंक्शन कि n का अधिक वर्क फंक्शन। तो देखो, वर्क फंक्शन का मतलब होता है कितना हमें एनर्जी चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए, है ना। कितना एनर्जी मुझे चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए विद इन द फेर्मी लेवल। आप खुद समझ के चलिए कि पी टाइप में हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या कम है। अगर कम है तो जो हमारे पास इंटरेक्शंस होंगी, ठीक है, वो भी न्यूक्लियस के साथ अधिक मिलेगी पी टाइप के अंदर। अब क्योंकि इंटरेक्शन अधिक होने लग रही है, इसलिए इसका हमारे पास
एनर्जी ज़्यादा लगेगा बजाय n के। तो हम ऐसा कह सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि phi q phi p माइनस q phi n, ठीक है, एक ऑर्डर आप पकड़ लीजिए ना, इस प्रकार से चलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो phi p माइनस phi n, फिर उसके बाद q phi n माइनस q phi m, और इसके बाद हो जाएगा q phi m एंड माइनस में q phi p, ठीक है, एंड डिवाइड बाय द चार्ज q, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा सम ऑफ कॉन्टैक्ट पोटेंशियल एट प्रॉप्स, जो कि हमें VBI के बराबर मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं ये सभी चीज़ें जो है आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, कैंसिल होकर के मुझे आंसर कितना मिल जाएगा, 0। दैट्स वाई हम वोल्ट मीटर से जो है मेजर नहीं कर सकते VBI का वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहने लग रहा है कि जो बैरियर पोटेंशियल है उसका वैल्यू किस प्रकार से टेम्परेचर और नंबर डेंसिटी, या फिर ऐसे कह लो कंसंट्रेशन ना, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, इम्प्योरिटीज कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रहा है, ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। जो बैरियर पोटेंशियल है वो टेम्परेचर और इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन पे किस प्रकार से निर्भर करता है। तो ये तो फॉर्मूला ही बता देगा मुझे। देखो VBI का वैल्यू कितना है, KT/Q, ठीक है, और ln ऑफ NaND और डिवाइड बाय Ni², ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो फैक्टर है Ni, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, Ni = n0 e⁻ Eg डिवाइड बाई 2kT, है ना, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा ना ये चीज़। आप देख सकते हैं टेम्परेचर जैसे आप बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे Ni का वैल्यू ये बढ़ेगा हमारे पास, है ना, इसका वैल्यू हमारे पास बढ़ेगा। अगर ये वैल्यू हमारे पास बढ़ेगा तो ये नीचे आने लग रहा है, इसका मतलब VBI हमारा डिक्रीज करेगा। ये टेम्परेचर का इफेक्ट कम रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल मिल करके ln के साथ ये चला ही जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट है क्योंकि स्क्वायर होने लग रहा है तो इसका इफेक्ट मुझे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और एक्सपोनेंशियल जो ln है ये कैंसिल आउट ही हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज Ni का वैल्यू आल्सो इंक्रीजेज, और इससे दैट कि VBI इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Ni² के, दैट्स वाई VBI क्या करेगा हमारा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमारे पास डिप्लेशन लेयर पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो पोटेंशियल कम हो जाएगा अगर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो। दूसरी बात यह है कि इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, ये बिल्कुल ठीक है, ये आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि NaND आने लग रहा है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना NaND अधिक रहेगा उतना ही यहाँ पे VBI का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि Na और ND दोनों में से कोई भी अगर बढ़ रहा है तो ऐसे केस में VBI हमारा बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर VBI बढ़ रहा है और NaND इंक्रीज हो रहा है तो W का जो फॉर्मूला आया था वो हमारे पास आया था 2ε/Q, ठीक है, और यहाँ पर था VBI और 1/Na प्लस में 1/ND, ये मेरे पास फॉर्मूला आया था अभी, हाँ। तो आप देख सकते हैं ये तो है 1/Na प्लस 1/ND, इसका मतलब W जो है वो हमारा कम हो जाएगा, लेकिन तो W हमारा कम होगा। ये दोनों रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ने से VBI कम होता है। दूसरी बात, अगर डोपिंग कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो बैरियर पोटेंशियल हमारा बढ़ता है और जो विड्थ है डिप्लेशन लेयर की वो कम हो जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, डिप्लेशन लेयर जितनी कम होगी विड्थ उतना ही हमारा बैरियर पोटेंशियल बढ़ना ही चाहिए वैसे भी, ठीक है। इस बात को हम लोग देखेंगे भी जब बैरियर पोटेंशियल की हम लोग बात करेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट जो है रिकम्बिनेशन के टाइप्स होते हैं कुछ, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज रिकम्बिनेशन, ठीक है। आज हम ये रिकम्बिनेशन कर लेते हैं डिप्लेशन लेयर का, विड्थ का, बैरियर पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन ना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, रिकम्बिनेशन के टाइप्स भी देख लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग बाइसिंग करेंगे, ठीक है, पीएन जंक्शन की, जिसमें फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं और उनके एनर्जी लेवल डायग्राम्स क्या हैं, ठीक है। ओके, रिकम्बिनेशन है हमारे पास अब नेक्स्ट। तो रिकम्बिनेशन की जब बात आती है तो इसका मतलब समझिए आप, मान लीजिए वैलेंस बैंड में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, किसी प्रकार से वो एक्साइट अगर हो जाते हैं तो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और एक्साइटेड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड से जब वो वापस आते हैं हमारे पास तो क्या होता है, रिकम्बिनेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, और एनर्जी लिबरेट होती है। अब एनर्जी जो लिबरेट होगी हो सकता है वो फोटोन्स की टर्म्स में हो, लाइट की फॉर्मेट में हो, या फिर हो सकता है हीट की फॉर्मेट में भी एनर्जी निकल जाती है। और एक तीसरा और हमारे पास रिकम्बिनेशन आता है जिसमें ना ही तो हीट और ना ही फोटोन बल्कि जो अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस बैंड के अंदर बॉन्ड बना रखे हैं उनको एनर्जी मिल जाती है। दरअसल उसको भी पढ़ेंगे, आइगर हमारे पास रिकम्बिनेशन होता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो रिकम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कंडक्शन बैंड कम्स इनटू द वैलेंस बैंड एंड देन दे गेट रिकम्बाइंड एंड एनर्जी गेट्स लिबरेटेड, ठीक है, इसी को कहते हैं रिकम्बिनेशन। तो रिकम्बिनेशन प्रोसेस 4 तरीकों से हो सकता है, ठीक है, 1, 2, 3 और 4, 4 तरीकों से हो सकता है। पहला है हमारे पास डायरेक्ट रिकम्बिनेशन,
एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन, इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन। थर्ड हमारे पास रहेगा आइगर रिकम्बिनेशन और फोर्थ रहेगा हमारे पास सरफेस रिकम्बिनेशन। ठीक है, ये 4 टाइप्स के आप लोगों ने पढ़ने होते हैं। मैं चारों में एक बार मैं डिफरेंस बता देता हूं। देखो, डायरेक्ट में तो क्या होता है कि डायरेक्टली आपका कंडक्शन बैंड सीधा वैलेंस बैंड में जंप करेगा, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वेव वेक्टर होता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो वैलेंस बैंड का मैक्सिमा और कंडक्शन बैंड का मिनिमा उसका सेम वेव वेक्टर पे लाई करता है दरअसल। तो इजीली जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड वाला वैलेंस बैंड की तरफ आकर के रिकम्बाइन हो जाता है। और ये ऐसा देखने को कहाँ मिलता है? डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, उसको आप लोग लेक्चर के अंदर देख सकते हैं, मैंने करवाया हुआ भी है। इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में हम लोग सबसे पहले जो फोनॉन्स होते हैं लेटेस्ट वाइब्रेशंस करवा के एक्स्ट्रा जो एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व होती नहीं, वहाँ मोमेंटम भी कंजर्व नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा मोमेंटम है उसको खर्च करवा देते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स से। कैसे? लेटेस्ट वाइब्रेशंस करवा करके। तो वो एक डिफरेंट एनर्जी लेवल में ऑक्यूपाई हो जाते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को जंप करना वैलेंस बैंड में बहुत आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन। इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन में 2 चीज़ें और आती हैं, हालांकि सब मैंने पढ़ा लिया है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा 2 चीज़ें और आती हैं। एक होता है रिकम्बिनेशन सेंटर, इसका एक बार मैं बता देता हूँ, रिकम्बिनेशन सेंटर होता है, ठीक है, और एक टर्म होता है ट्रैप। देखिए, रिकम्बिनेशन सेंटर का मतलब हो गया कि ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और इसके ठीक बीचों बीच हमारे पास एक रिकम्बिनेशन सेंटर लाई कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में है सबसे पहले इस हमारे पास इस एनर्जी लेवल के अंदर आएगा और फिर उसके बाद वो जाता है वैलेंस बैंड के अंदर, उसके बाद हमारे पास जो है वो बाहर निकलती है एनर्जी। ठीक है, और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में लगभग एनर्जी हीट की फॉर्म में निकलती है, फोटॉन्स के फॉर्मेट में बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा। ठीक है, इसलिए इसका ज़्यादातर यूज़ भी नहीं करते हम लोग। सोलर सेल है, एलईडी है, इसका ही यूज़ करते हैं डायरेक्ट बैंड गैप का। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है ट्रैप। ट्रैप के अंदर क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है इस दोनों के नज़दीक है ना, इसके नज़दीक भी हो सकता है या इसके नज़दीक भी हो सकता है, फेर्मी लेवल यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो सकता है, हालांकि यहाँ पर भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब ये नीचे जाने के बजाय वापस से हो जाएगा ट्रांसफ़र। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही यहाँ पर आएगा ना, तो इसका गैप इतना ज़्यादा कम होता है कि थर्मल एनर्जी इनको मिल जाती है, और थर्मल एनर्जी थोड़ी सी भी मिल जाने से ये वापस से इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हो जाते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर। ठीक है, तो इससे उनकी एनर्जी खर्च भी हो जाएगी, और ठीक है, तो वो वापस से वैलेंस बैंड में नहीं आ पाते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं दरअसल। तो ये 2 टाइप्स के आपने पढ़ने होते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में। आइगर जो होता है रिकम्बिनेशन, इसमें हमारे पास जो पी टाइप होता है और एन टाइप होता है, इन दोनों में जो कैरियर्स भाग लेते हैं वो 2 से अधिक होते हैं दरअसल। ठीक है, इन दोनों में तो क्या था, हमारे पास 2 ही तो थे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, होल में रिकम्बाइन हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ रिकम्बाइन हो जाता है। बट जो आइगर रिकम्बिनेशन है इसमें 3 होते हैं टोटल कैरियर्स। जैसे पी टाइप है, तो पी टाइप में पार्टिसिपेट कौन करेगा? 2 होल्स और 1 इलेक्ट्रॉन। जबकि अगर एन टाइप हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस में 1 होल जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाला है। किस प्रकार से पार्टिसिपेट करेगा? देखो, वही सेम कहानी है कि इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन होने वाला है, या हमारे पास ऐसा कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन चलो हमारे पास हो रहा है होल्स के अंदर कंबाइन, इधर पी टाइप है ना, इधर एन टाइप है, इधर पी टाइप है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स जो मौजूद रहेंगे ना, होल्स मौजूद रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्साइट हुए ना, तो जब वापस आएंगे तो यहाँ पर होल्स रहेंगे, तो रिकम्बिनेशन होगा यहाँ पे। लेकिन रिकम्बिनेशन होने से पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिकम्बिनेशन होने से पहले एनर्जी जो है वो किसी दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन में चली जाती है। अब क्योंकि यहाँ पी टाइप पढ़ रहे हैं, तो पी टाइप के अंदर ये पी टाइप है कि हमारे पास कौन सा है, पी टाइप है ना, अरे पी टाइप की तो बात कर रहे हैं ना कि पी टाइप में 2 होल्स हमारे पास मौजूद हैं और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन होल के साथ में कंबाइन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो दूसरे वाले होल के पास चली जाती है और उसे काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। एक तरीके से समझ लीजिए, उसको क्या मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइगर रिकम्बिनेशन। ठीक है, एक हमारे पास होता है सरफेस। सरफेस रिकम्बिनेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है, तो फैब्रिकेशन के दौरान इट मे बी कि उसके अंदर कुछ क्रिस्टल डिफेक्ट्स आ जाएं, है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ डिफेक्ट्स अगर आ जाते हैं, तो उन डिफेक्ट्स की वजह से हमारे पास अलाउड एनर्जी लेवल्स की संख्या बढ़ जाती है। इनको बोलते हैं हमारे पास सरफेस लेवल्स। क्या बोलते हैं इनको? सरफेस लेवल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे कि फैब्रिकेशन के दौरान अगर हमारे पास जो क्रिस्टल का सरफेस है उसमें डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होने के कारण जो अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, जिनको हम कहते हैं सरफेस लेवल्स। और अगर ये बढ़ रहे हैं संख्या अलाउड एनर्जी लेवल्स का, इसका मतलब रिकम्बिनेशन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होने लग रही है। तो ऐसा देखने को मिलता है सरफेस रिकम्बिनेशन में।
ठीक है। अच्छा, ये पी टाइप का बनाया है, एन टाइप का भी बना सकते हो इसी प्रकार से कि होल से यहाँ से इलेक्ट्रॉन में कंबाइन हो रहा है और एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को एज ए काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। ठीक है, ऐसा भी डायग्राम बनाया जा सकता है आइगर रिकम्बिनेशन में। तो ये 4 तरीके के रिकम्बिनेशन हम लोग स्टडी करते हैं। तो होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग हम लोग करेंगे। थैंक यू।